हेलो दोस्तों, आज हम जो है भारतीय संविधान में कार्यपालिका शुरू करेंगे, जिसमें आप सभी को राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति की पदावधि से। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष के लिए होती है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति की पदावधि है इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 के में किया गया है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पे कार्य करता है। ठीक है, अगर 5 वर्ष से पहले वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है वो। और उपराष्ट्रपति को जैसे ही त्यागपत्र प्राप्त होगा, उपराष्ट्रपति को जैसे ही राष्ट्रपति का त्यागपत्र मिलेगा, वो तुरंत इसकी सूचना किसको देगा? वो तुरंत इसकी सूचना देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे ही अपना त्यागपत्र अगर देता है तो इसकी तुरंत सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। और ये जानिएगा, राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण करने की स्थिति में, सिर्फ संविधान के अतिक्रमण पे ही उन्हें जो है उनके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। संविधान के अतिक्रमण पे उन्हें जो है महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अभी महाभियोग के बारे में अच्छे से भी देखेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं? तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति जो है अपने पद पे अपने पद की कर्तव्यों का पालन करने के लिए विधि और संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। ठीक है, ये होगी शपथ की बात। अब राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते होते हैं, देखिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 59(3) में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में संसद विधि द्वारा नियत करेगा इसको। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता संसद विधि द्वारा नियत करेगा। अब जो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। अब देखिएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है, इन पर किस आधार पर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। तो समझिएगा, ये जो महाभियोग है, ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया महाभियोग की, इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। ये देखिएगा, इसमें होता ये है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तभी सिर्फ उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा और किसी कारण से नहीं, संविधान के उल्लंघन पे। ठीक है, की स्थिति में ही उन पे लगाया जाता है। अब समझिएगा, महाभियोग जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, अनुच्छेद 61। और महाभियोग की प्रक्रिया में ये है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये याद रखिएगा कि इसे संसद के जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उस संसद के कुल सदस्य के 1/4 द्वारा ये प्रस्तावित होना चाहिए। ठीक है, 1/4 सदस्य द्वारा ये प्रस्तावित होना चाहिए उस सदन के, तभी इसको जो है प्रस्ताव को संसद में ला सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे क्या है, संसद में प्रस्ताव लाने पे एक बात और ध्यान देनी है कि प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को देनी होगी।
राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए अगर प्रस्ताव लाना है जिस सदन में, तो उनको 14 दिन पूर्व ही इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक है, और आगे क्या है, अगर प्रस्ताव सदन में 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित होता है, ठीक है, अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे अगले सदन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर जिस सदन में ये प्रस्तावित हुआ है उसमें 2/3 बहुमत से पारित होता है तो इसे अगले सदन में भेज दिया जाएगा। और अगले सदन में भी वही प्रक्रिया, 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है तो, अगर 2/3 बहुमत से पारित होता है तो राष्ट्रपति का पद उस दिन से रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति का पद खाली होने पे ये सुनिश्चित करना है कि 6 माह के भीतर फिर से चुनाव करा लिए जाए, 6 माह के भीतर ही चुनाव करा लिए जाए अगला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग या अन्य किसी ऐसे कारण से रिक्त होता है तो उनके पद पे जो है उनका पदभार तब तक कौन संभालेगा, तब तक उनका पदभार संभालेंगे उप राष्ट्रपति। ठीक है, तब तक उनका पदभार उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित एक बात और है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं हैं तो उनके स्थान पे जो वरिष्ठतम होंगे, ठीक है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उन्हें जो है शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, ये छूट गया था तो हमने कहा बता दें। और इसके आगे देखिएगा, फिर देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के भी चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका निर्णय सिर्फ कहाँ होगा, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। और अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव में अवैध पाता है इसे, राष्ट्रपति के चुनाव को, तो वो राष्ट्रपति के पद को अवैध भी घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इससे पद उनका रिक्त हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है तो उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य थे उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर जैसे चुनाव में ये सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि चुनाव अवैध तरीके से हुआ है और राष्ट्रपति का पद जो है सही तरीके से नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो एक कार्य वैध ही रहेंगे। और इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 71 में। ठीक है, अनुच्छेद 71 में इसका उपबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखिए, वैसे तो माना गया है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो औपचारिक रूप से उन्हें मिली हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं। और राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्ति है, समझिए कि कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं वो भारत संघ के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अब समझिए, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। और प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। कौन करता है? राष्ट्रपति। समझे? ठीक है, अब आगे देखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों
सेनाओं का प्रमुख होता है। और तीनों सेनाओं के जो प्रधान सेनापति होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिएगा, संसद द्वारा जितने भी विधेयक पारित होते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लास्ट में उसमें किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही उसको कानून माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी विधेयक संसद द्वारा पारित होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून माना जाता है। आगे देखिएगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा है अपनी, इनके सत्रों का आहूत और सत्रावसान दोनों जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगर कोई साधारण विधेयक है जिस पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखिएगा इनकी शक्तियों में। अगर संसद का कोई भी सत्र न चल रहा हो, ठीक है, अगर संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय अगर कोई विधेयक अति आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करके वो विधेयक ला सकता है। ठीक है, अध्यादेश का वही महत्व होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होगा। तो अगर संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा है और कोई विधेयक उसमें लाना जरूरी है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा वो अपना कानून चलाएगा। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि अध्यादेश के जारी होने के 6 माह के भीतर उसे उसे 6 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है, 6 माह के भीतर संसद द्वारा उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब इस हिसाब से समझिए कि राष्ट्रपति 6 माह तक अपना अध्यादेश बिना संसद के अनुमोदन के चला सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसके आगे देखिए। राष्ट्रपति की अनुमति से ही भारत की संचित निधि व आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है। ठीक है, धन निकाला जाता है राष्ट्रपति के ही अनुमति से। ठीक है, राष्ट्रपति के ही अनुमति से भारत के संचित निधि व आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है। और राष्ट्रपति के अनुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे आप समझिए और उनकी शक्तियों के बारे में। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्ति करता है तथा वो करता क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित भी राष्ट्रपति ही करता है। हस्तांतरित भी राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो है राष्ट्रपति ही हस्तांतरित करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये तो आपको पता ही है, बताया गया था अभी। राष्ट्रपति जो है किसी भी न्यायालय द्वारा अगर कोई सज़ा दी गई है, ठीक है, अगर किसी भी न्यायालय द्वारा कोई सज़ा दी तो राष्ट्रपति उसे कम कर सकता है, बदल सकता है या माफ़ कर सकता है। और इसका उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 72 में। ठीक है, किसी भी न्यायालय द्वारा अगर किसी को सज़ा दी गई है तो वो उनकी सज़ा को या तो कम कर सकता है, बदल भी सकता है या माफ़ भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये सब शक्तियाँ तो थी जब साधारण हालात हों। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होंगी, आपातकालीन
शक्तियाँ। अब समझेंगे आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं।